तो आज हम लोग प्रश्नावली 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं, संबंध एवं फलन। संबंध एवं फलन में पहले हम संबंध को जान लेंगे। संबंध क्या होता है? संबंध किन्हीं दो समुच्चय के बीच में होता है। जैसे कि मान लो ये एक समुच्चय ए हो गया और एक और समुच्चय हो गया बी। इसमें कोई अवयव होंगे 1 2 3 4 5 ऐसे मान लेते हैं, और इसमें भी कोई अवयव होंगे 1 2 3 4 5 6 तक ये अवयव हो गए। तो इनमें कोई संबंध इस प्रकार है, जैसे 1 2 से कनेक्ट है, 2 3 से कनेक्ट है, 3 4 से कनेक्ट है, 4 5 से कनेक्ट है, 5 6 से कनेक्ट है। तो ये एक संबंध के बारे में। ए का बी से संबंध, ए का बी से संबंध इधर कुछ भी मान सकते हैं, एफ संबंध या आर संबंध। आर संबंध मान लिया इधर। तो ए का बी से जो आर संबंध है, आर हम कैसे लिखेंगे कि आर का संबंध जो है वो ए से बी में है, ए से बी में आर संबंध है। और ये तो संबंध के बारे में हो गया। अब इस समुच्चय के संबंध को दो प्रकार से लिख सकते हैं। एक तो हम लिख सकते हैं रोस्टर रूप में, और दूसरा होता है समुच्चय निर्माण रूप। समुच्चय निर्माण रूप दो प्रकार से लिख सकते हैं। देखो रोस्टर रूप क्या होता है? रोस्टर रूप में आर संबंध है इन दोनों के बीच में, आर संबंध ए से बी में। इसके अवयव को हम स्मॉल ए मान सकते हैं, इसके अवयव को मान सकते हैं स्मॉल बी, और या फिर हम स्मॉल एक्स मान सकते हैं, स्मॉल वाई मान सकते हैं। तो इनके अवयव को कॉमा लगा के लिखना है। 1 का संबंध 2 से है तो 1 कॉमा 2 हो गया। 2 का संबंध 3 से है तो 2 कॉमा 3 हो गया। 3 का संबंध 4 से है तो 3 कॉमा 4 हो जाएगा। 4 का संबंध 5 से है तो 4 कॉमा 5 हो जाएगा। और 5 का संबंध है 6 से, 5 कॉमा 6 हो जाएगा। इस तरीके से ए से बी में एक आर संबंध है, तो हमने इसको रोस्टर रूप में लिख दिया है। ये रोस्टर रूप होता है। समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है? समुच्चय निर्माण रूप होता है, समुच्चय निर्माण रूप को इस तरीके से लिखेंगे कि आर जो संबंध है, इसके अवयव को देखो हमने पहले x वाला, ए के अवयव को x बोलते हैं और b के अवयव को b। ये x लिखा, ये क्या लिखा? y। ये x है और ये क्या है? y। तो r में जो अवयव हैं वो x, y के रूप के हैं। r में जो r संबंध में अवयव हैं वो x, y के रूप के हैं, x y के रूप के। ये x है, ये y है, ये x है और ये y। r में जो अवयव हैं वो x, y के रूप के हैं। फिर ये होता है सच दैट का चिन्ह, सच दैट। तो ये जो सच दैट का चिन्ह है, इसका मतलब होता है सच दैट है। ये सच दैट, इसका मतलब होता है इस प्रकार है, इस प्रकार है। तो x, y जो अवयव हैं वो इस प्रकार हैं कि अब देखना इधर y जो अवयव है, y 2 और x का कितना है? 1। अगर ये x का अवयव हम 1 लेके इसमें 1 जोड़ देंगे तो y का अवयव कितना? 2 प्राप्त होगा। x के अवयव में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो y का अवयव कितना? 3 प्राप्त होगा। और x के अवयव 3 में अगर हम 1 जोड़ देंगे तो y का अवयव कितना? 4 प्राप्त होगा। x के अवयव 4 में अगर 1 जोड़ देंगे तो कितना प्राप्त होगा? 5। तो x के अवयव में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है? y मिल रहा है, y मिल रहा है। x के अवयव 1 में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो y का मान 2 मिल रहा है। x के अवयव 2 में, x का अवयव 2 इधर आ गया, x का मान 2 में अगर हम 1 जोड़ रहे हैं तो y का मान कितना मिल रहा है? 3। अगर x का मान हम इधर से 3 ले रहे हैं, इसमें 1 जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है? 4। तो जो x, y अवयव थे वो इस प्रकार थे कि y बराबर x प्लस 1 करने पर हमें ये इनका संबंध मिल जाएगा। और x जो अवयव है, x वो बिलोंग्स टू a है, मतलब a से संबंध रखते हैं। x जो अवयव है वो समुच्चय a से संबंध रखते हैं। और y जो अवयव है वो संबंध किससे रखते हैं? b समुच्चय से। इस तरीके से हम समुच्चय निर्माण रूप संबंध का लिख सकते हैं। ये हमारा समुच्चय निर्माण रूप हो गया। अब इसमें समुच्चय A में जो ये होते हैं 1 2 3 4 5, जिनका संबंध किसी न किसी से है, इसको तो हम बोलते हैं प्रांत। इनको हम क्या बोलते हैं? प्रांत। इनमें जो प्रांत है वो एक ही समुच्चय की जिसका संबंध किसी न किसी से हो, उनको लिखेंगे। जैसे मान लो इधर 6 और होता, 6 अगर इधर है तो 6 का संबंध किसी से नहीं है तो प्रांत में नहीं आएगा। प्रांत में केवल 1 2 3 4 5 आएंगे। तो प्रांत में होगा 1 2
3, 4 और 5, क्योंकि 6 का संबंध किसी से नहीं है इसलिए 6 को नहीं लेंगे। ये प्रांत हो गया। और परिसर जो होते हैं, परिसर होते हैं इस तरफ के, इस तरफ जिनका संबंध किसी न किसी से है। जैसे प्रांत में इस तरफ के समुच्चय ए के भू अवयव थे जिनका संबंध किसी से है, और परिसर में समुच्चय बी के भू अवयव होंगे जिनका संबंध किसी से है। यानी कहने का मतलब बी के अवयव का पूर्व प्रतिबिंब अगर विद्यमान है, बी के अवयव ये हैं 5, 5 का पूर्व प्रतिबिंब 4 हो गया, 4 का पूर्व प्रतिबिंब 3 है, 3 का पूर्व प्रतिबिंब 2 है, 2 का पूर्व प्रतिबिंब कितना है 1। तो अगर जिस अवयव का पूर्व प्रतिबिंब हमारे पास है वो परिसर में आएंगे तो 2, 3, 4, 5 और 6, 2, 3, 4, 5 और 6 ये आ जाएंगे परिसर में। इनकी पूर्व प्रतिबिंब देखो 2 का 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है और 6 का कितना है 5, ये परिसर। और एक और होता है सह प्रांत। तो सह प्रांत क्या होता है, समुच्चय बी जो है, बी समुच्चय पूरा आ जाएगा सह प्रांत में, बी समुच्चय पूरा, संबंध किसी से हो या ना हो ये पूरा क्या होता है सह प्रांत। क्या हो गया 1, 2, 3, 4, 5 और 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब किस में आ जाएंगे सह प्रांत में। ठीक है, तो ये होता है संबंध किन्हीं दो समुच्चय के बीच में होता है। एक समुच्चय ए है दूसरा बी है, इनमें आर संबंध है। इनकी जो अवयव है इनको रोस्टर रूप में इस तरीके से लिखेंगे, तो आर संबंध है ए से बी में, रोस्टर रूप में 1 का संबंध 2 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, ये सब लिख दिए। समुच्चय निर्माण रूप ही हो गया आर बराबर एक्स कॉमा वाई के रूप में अवयव है सच दैट, यानी इस प्रकार है कि y बराबर एक्स प्लस 1। अगर x के मान में हम 1 जोड़ते हैं, x के मान में 1 जोड़ते हैं तो y का मान 2 प्राप्त होता है, इस तरीके से है। ठीक है, ये हमारा संबंध हो गया दो समुच्चयों के बीच में। अब संबंध के प्रकार देखने हैं, संबंध के प्रकार कौन कौन से होते हैं तो अब देखते हैं। तो अब हमें देखना है संबंधों के प्रकार। तो संबंधों के जो प्रकार होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है इसका पहला प्रकार होता है संबंधों का स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। ये पहला संबंध, ये पहला प्रकार होता है इसका। दूसरा है सम्मित संबंध। सम्मित संबंध को बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित संबंध। और तीसरा होता है संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध को बोलते हैं ट्रांसिटिव रिलेशन। तीन, एक स्वतुल्य संबंध, दूसरा सम्मित संबंध और तीसरा संक्रामक संबंध। और चौथा होता है तुल्यता संबंध। इसको बोलते हैं इक्विवेलेंस, QUIVALENC, इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। तो संबंध 4 प्रकार के हो गए हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। ठीक है, तो अब इनको बारी बारी से समझते हैं चारों का मतलब क्या होता है। तुल्यता, सबसे पहले देखते हैं तुल्यता संबंध। स्वतुल्य संबंध देखते हैं पहले, स्वतुल्य संबंध क्या होता है। तो स्वतुल्य संबंध जो होता है पहला, स्वतुल्य संबंध में क्या होता है, स्वतुल्य संबंध में स्वयं का संबंध स्वयं से होता है। सारे अवयव
जो भी होते हैं समुच्चय में जो दिया होगा ए, उसका स्वयं का संबंध स्वयं से होगा। जैसे मान लो इसको हम लिखेंगे ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर फॉर ऑल। ए बिलोंग्स टू, ए अवयव है और ए क्या है, कैपिटल ए है इसमें समुच्चय। तो देखो इसमें होता क्या है, जैसे इधर समझते हैं। स्वतुल्य संबंध में दो समुच्चय होते हैं। जैसे अभी हमने संबंध में देखा था कि ए का संबंध बी से था, लेकिन इसमें क्या है, सेम समुच्चय का संबंध सेम से होता है। ए समुच्चय दोनों तरफ एक ही समुच्चय होगा। ए का संबंध ए से, आर संबंध मान लेंगे। तो जो इस समुच्चय में अवयव होंगे वही सेम टू सेम इस समुच्चय में होंगे, क्योंकि दोनों समुच्चय सेम ही रहेंगे। इसमें दोनों समुच्चय सेम ही रहेंगे। ए का संबंध ए से रहेगा, आर संबंध, तो दोनों समुच्चय सेम रहेंगे। और इसमें क्या है, स्वयं का संबंध स्वयं से रहता है, मतलब एक का संबंध एक से रहेगा, दो का दो से, तीन का तीन से और चार का चार से। इस तरीके से इनमें संबंध होते हैं। ठीक है, तो स्वयं का संबंध स्वयं से हो गया। तो इसको अगर हम आर इसका लिखेंगे, आर जो संबंध है हमारा, आर वो किस तरीके से है, एक का संबंध एक से है, ठीक है, दो का संबंध दो से है, तीन का संबंध तीन से है और चार का संबंध चार से है। इधर साफ साफ दिख रहा है, एक का संबंध एक से, दो का संबंध दो से, तीन का संबंध तीन से और चार का संबंध चार से। तो हमें जब कोई समुच्चय दिया होगा, ए समुच्चय या जो भी दिया हो, उसमें जितने भी अवयव हैं चारों का जितने भी हैं सबका संबंध स्वयं से होना चाहिए। जैसे में हमारे पास चार अवयव थे, एक दो तीन चार, तो चारों का संबंध स्वयं का स्वयं से था, एक का एक से, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से। तो अगर जितने अवयव हैं उनका स्वयं का संबंध स्वयं से मिल गया, यानी ए कॉमा ए, स्वयं का जब स्वयं से तो ए कॉमा ए ही रहेगा। अभी आपको क्या बोलते हैं, ए कॉमा ए। अगर इधर और कुछ होता तो हम उसको बी बोलते, ए कॉमा बी। इधर सेम है, इसलिए ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी इसके जितने भी अवयव हैं उनका स्वयं का संबंध स्वयं से होना चाहिए, वो भी आर संबंध में। फॉर ऑल का चिन्ह होता है, ये जो चिन्ह बना हुआ है ये होता है फॉर ऑल, फॉर ऑल यानी सभी मानों के लिए, सभी मानों के लिए ये होता है। तो एक का संबंध एक से है, दो का दो से, तीन का तीन से, चार का चार से, जितने अवयव थे सबका संबंध सबसे मिल गया। इसका मतलब ये स्वतुल्य संबंध है। अब इसमें स्वयं का संबंध स्वयं से मिलना चाहिए, लेकिन एक्स्ट्रा भी होंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। इसमें एक्स्ट्रा मतलब तीन का देखो, दो का तीन से भी हो जाएगा, दो का चार, तीन का चार से। देखो इसको लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, एक का संबंध एक से है, लिख दिया, फिर दो का संबंध दो से है, ये भी आ जाएगा, दो का संबंध लेकिन तीन से भी है तो ये भी आ जाएगा, तीन का संबंध तीन से है, ये आ गया, तीन का संबंध चार से है, ये भी आ गया, और चार का संबंध कैसे है, चार से। तो हमें केवल ये देखना है, एक दो तीन चार अवयव थे, चारों का स्वयं से संबंध है, एक का एक से, दो का दो का, तीन से और चार का चार से। बाकी जो एक्स्ट्रा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो स्वतुल्य संबंध में स्वयं का संबंध स्वयं से होता है। ठीक है, ये इस तरीके से हो गया। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा कौन सा है, सम्मित संबंध। तो अगला प्रकार कौन सा है हमारा, सम्मित संबंध। तो अब देखो सम्मित संबंध में क्या होता है, सम्मित संबंध में ये होता है कि अगर ए का संबंध किसी अवयव बी से है, अगर ए का संबंध बी से है जो कि आर में मिलेगा, अगर ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो फिर इसका विपरीत बी कॉमा ए भी आर में होना चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, तो बी कॉमा, तो फिर बी कॉमा ए बिलोंग्स टू आर होना चाहिए, मतलब विपरीत संबंध मिलना चाहिए। जैसे कि देखो इधर समझते हैं, ये है ए का संबंध ए से, यह हो गया कौन सा संबंध हो गया, आर संबंध। ये है, इसमें मान लो एक दो तीन चार, इसमें है एक दो तीन चार। तो इसमें क्या होता है कि अगर एक का संबंध दो से है, एक का संबंध दो से है, तो फिर दो का संबंध एक से भी होना चाहिए। आर में क्या मिलेगा हमें कि एक का संबंध अगर दो से है तो दो का संबंध एक से भी होना चाहिए, जो कि मिल गया। देखो एक का संबंध दो से कर दिया, दो का संबंध एक से कर दिया। और अगर तीन का संबंध चार से है तो चार का संबंध तीन से भी होना चाहिए। अगर तीन का संबंध चार से है तो चार का संबंध तीन से भी होना चाहिए, यानी विपरीत मिलना चाहिए। देखो एक का संबंध दो से था, दो का उल्टा क्या होता है, दो को आगे करो एक को पीछे,
दो आगे आगे एक पीछे, इसका उल्टा यानी 1, 2 का उल्टा ये है 2, 1, तो ये वाला सही है, ठीक है। और 2, 1 का उल्टा 1, 2 इस तरफ है, तो ये दोनों सही है। इसके बाद 3, 4 का उल्टा 4, 3 इधर है, और 4, 3 का उल्टा 3, 4 इधर है। इनके सब के विपरीत मिल रहे हैं। 1, 2 का उल्टा 2, 1 मिल गया, तो ये वाला पास हो गया, ये सही है। फिर 2, 1 का उल्टा 1, 2 इधर है, ये वाला भी पास हो गया, ये सही है। 3, 4 का उल्टा 4, 3 इधर है, तो ये वाला सही है। और 4, 3 का उल्टा 3, 4 इधर है, तो ये वाला भी सही हो गया। तो इन सब के विपरीत हैं, यानी का मतलब अगर A, B R में है तो B, A इसका उल्टा भी कहाँ है, R में। अगर ऐसा है तो ये क्या होता है, ये होता है सम्मित संबंध। इसमें जरूरी नहीं है कि सबके संबंध होना जरूरी है, सबसे कोई मतलब नहीं है, जो इसमें है वो वाला मिलना चाहिए हमें, ये मिल गया, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा सम्मित संबंध। और इसमें जितने भी दिए होंगे सबका विपरीत मिलना चाहिए। देखो एक और तरीका होता है इसका, जैसे मान लो ये है, ये मिल गया, ये है, हम इधर एक और बना रहे हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इन सब का आपस में तो है ही, इनको भी लिख लो पहले, 1, 1 2, 2 3, 3 और 4, 4। फिर एक का हमने 2 से कर दिया, 1, 2 मिल गया। 2 का हमने 1 से कर दिया, तो 2, 1 मिल गया। 3 का 4 से कर दिया, 3, 4 मिल गया। 4 का 3 से कर दिया, 4, 3 मिल गया। ये इतने हैं इसमें। तो सम्मित में क्या होता है कि जो स्वतुल्य के लिए देखे जाते हैं स्वयं का संबंध स्वयं से, जैसे ये है, ये है, ये और ये है, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब इसमें ये वाले जो हैं इनको छोड़ दिया जाता है, इनकी हमें तुलना करके नहीं देखना है, इनकी विपरीत नहीं देखना है, क्योंकि 1, 1 का उल्टा स्वयं 1, 1 है, 2, 2 का उल्टा स्वयं 2, 2 है, तो इनको नहीं देखना है। बाकी जो स्वतुल्य के लिए देखते हो उनको छोड़ने के बाद जो बचेंगे उनको देखना है। तो 1, 2 का उल्टा 2, 1 है, ये पास हो गया। 2, 1 का उल्टा 1, 2 है, ये भी पास हो गया। और 3, 4 का उल्टा कितना है, 4, 3 इधर स्थित है, तो ये भी हो गया। 4, 3 का उल्टा ये है, 4, 3 का 3, 4 ये है, ये क्या हो गया, सम्मित संबंध हो गया। तो इस तरीके से सम्मित संबंध को देखना है। इसमें स्वतुल्य वाले आ जाएंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये जो हमने आर बनाया ये स्वतुल्य भी है, क्योंकि चारों के विपरीत मिल रहे हैं, 1 2 3 4 के चारों के विपरीत मिल गए हैं, तो ये स्वतुल्य भी हो गया। और इनको छोड़ने के बाद ये जो दिए थे इनके भी विपरीत हैं, इनका तो स्वयं का संबंध स्वयं से मिल गया, इनके विपरीत भी है, तो ये कैसा हो गया, सम्मित संबंध भी है और स्वतुल्य भी है, ठीक है। तो ये दूसरा स्वतुल्य संबंध हो गया। अब तीसरा देखते हैं कौन सा है, संक्रामक संबंध क्या होता है, इसको अच्छे से समझना है संक्रामक को, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, संक्रामक को समझने से पहले स्वतुल्य और सम्मित का क्या कर लेते हैं, प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो पहले देखो इनमें स्वतुल्य देखना है। ए हमें क्या दिया है, ए हमें दिया है 1 2 और 3, यानी ये जो समुच्चय है ए हमारा, ए वाला, उसमें 1 2 और 3 अवयव हैं। इधर भी कितने हैं, ये समुच्चय में 1 2 और 3 इतने अवयव हैं। अब इनमें देखो 1, 1 दिया, 3 अवयव के लिए है, 3 है ना, 1 2 3, तो 1, 1 मिल गया। दूसरे का स्वयं का संबंध स्वयं से मिल गया, तीसरे का स्वयं का संबंध स्वयं से मिल गया, 1, 1 मिल गया, 2, 2 मिल गया और 3, 3 मिल गया। जब स्वयं का संबंध तीनों अवयव का स्वयं का संबंध स्वयं से मिल गया तो ये स्वतुल्य है, क्योंकि अगला वाला तो मैं स्वतुल्य के लिए देखना नहीं है, तो ये कैसा हो गया, स्वतुल्य है, ये वाला स्वतुल्य है। इसको देखो, 1 का संबंध 1 से मिल गया, 2 का संबंध 2 से मिल गया, 3 का संबंध 3 से मिल गया, 3 तक तो थे अवयव केवल, तो स्वयं का संबंध तीनों अवयव का स्वयं का संबंध स्वयं से मिल गया, यानी ये वाला भी स्वतुल्य है, ये वाला भी स्वतुल्य है। जिसमें देखो 2, 2 मिल गया दूसरे का, 3, 3 मिल गया तीसरे का, लेकिन इसमें पहले अवयव 1 का 1, 1 कहीं नहीं दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये वाला स्वतुल्य नहीं है। इसको देखते हैं, ये वाला 2, 2 मिल गया हमें, 3, 3 मिल गया, लेकिन 1, 1 नहीं मिला पहले वाले का, तो ये वाला भी स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य
नहीं है। सौतुल्य के बाद क्या देखना है हमें, संक्रामक। संक्रामक के लिए जो सौतुल्य हो गए हैं उनको तो छोड़ना है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, इसको छोड़ो। अब सौतुल्य के लिए क्या होता है कि अगर a कॉमा बी मिला तो फिर b कॉमा ए भी होना चाहिए, ये होता है। तो 1,2 है, इसको तो इनको छोड़ने के बाद 1,2 है, 1,2 का उल्टा 1,2 का उल्टा 2,1 होना चाहिए था इसमें, लेकिन 2,1 क्योंकि नहीं है, 1,2 का उल्टा 2,1 इसमें विपरीत नहीं है। इन तीनों को छोड़ने के बाद 1,2 का 2,1 नहीं है, यानी ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। ये वाला इनको छोड़ो, ये जो सौतुल्य के लिए देखते हैं, 1,2 का उल्टा 2,1 है, 1,2 का उल्टा 2,1 है, ये हो गया पास। 2,1 का उल्टा 1,2 ये इधर है, तो ये भी हो गया। 2,3 का उल्टा 3,2 है, हाँ है, ये हो गया। 3,2 का उल्टा 2,3 है, ये भी इधर है, ये भी हो गया। यानी ये सब पास हो गए हैं, तो ये सम्मित है, सबके विपरीत मिल गए हैं, सम्मित है ये वाला। इसको ये वाले तो छोड़ो। इसके बाद 1,2 का उल्टा 2,1 है, मिल गया। इसमें जरूर नहीं है सब अवयव के विपरीत मिलने चाहिए सम्मित के लिए, सब अवयव से कोई मतलब नहीं है, ये तो केवल सौतुल्य के लिए देखते हैं कि स्वयं का संबंध स्वयं से प्रत्येक अवयव के लिए मिले। सम्मित के लिए जो स्थित है केवल उसी का विपरीत देखना है। तो 1,2 है, 1,2 का उल्टा 2,1 है, ये हो गया, और 2,1 का उल्टा कितना है 1,2, ये भी हो गया। तो ये इसके विपरीत दिए हुए हैं, तो ये सम्मित है, सम्मित है। ये वाला देखो, ये इनको तो छोड़ो, 1,2 का उल्टा 2,1 इनमें स्थित है कहीं भी, 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं है, यानी कि सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। तो सौतुल्य और सम्मित देखना आ गया। अब देखते हैं तीसरा वाला संक्रामक संबंध। तो हमारा जो तीसरा प्रकार है संक्रामक संबंध, उसको देखते हैं। संक्रामक संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध में होता है कि यदि हमें R में a कॉमा b मिल गया कि a कॉमा b बिलोंग्स टू R है, तथा b से स्टार्ट होने वाला भी कोई दूसरा मिल गया b कॉमा c बिलोंग्स टू R है, तो फिर हमें b से b को हटाओ, क्या बचा a कॉमा c बचा। तो फिर हमें a कॉमा c भी R में मिलना चाहिए। इस तरीके का होता है, जहाँ a कॉमा b कॉमा c अवयव किसके होंगे, समुच्चय एक ही होंगे। देखो इसका मतलब क्या है, अभी समझाते हैं। इसका मतलब ये होगा संक्रामक का कि कोई संबंध R है कोई संबंध R है, उसमें अगर 1,2 स्थित है, हमें दिख गया कि 1,2 है, कि 1,2 फिर b से स्टार्ट होने वाला सीधा, यानी 2 से स्टार्ट होने वाला कोई हमें तीसरा भी दिख गया, दूसरा 2,3। अगर 1,2 है और 2 से स्टार्ट होने वाला तीसरा कोई है 2,3, इस तरीका। तो फिर हमें इन दो बीच वाले को हटाओ, तो फिर हमें 1,3 भी उसमें दिखना चाहिए, तब वो कैसा होता है, तब वो संक्रामक होता है, इस तरीके का। ठीक है, तो इसको क्या लिखते हैं, अगर हमें a,b मिला तथा b से स्टार्ट होने वाला एक और हमें b, c मिल गया, तो फिर क्या होना चाहिए कि b से b को हटाओ, a, c होना चाहिए, तभी ये संक्रामक होगा, नहीं तो संक्रामक नहीं होगा। ठीक है, ये इसका मतलब होता है। दूसरा क्या होता है कि अगर हमें समुच्चय में 1,2 मिला, लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला कोई हमें तीसरा नहीं मिला, दूसरा मतलब हमें a, b मिला, लेकिन b से स्टार्ट होने वाला b, c नहीं मिला इसमें, तो भी ये संक्रामक होता है। तो भी क्या होता है, संक्रामक होता है, क्योंकि हमें ऐसे मान के चलो ये नदी का एक किनारा है, बीच में क्या है, नदी है, ये नदी का दूसरा किनारा है, और ये क्या है, नाव। देखो ये जो नदी का एक किनारा है ये है a, b, जो नाव है वो है b, c, और ये जो दूसरा किनारा है इसको मान के चलो b से b हटा दिया तो क्या है, a, c। अब ध्यान से समझना कि अगर हम इधर नदी के किनारे पे खड़े हैं, यानी a, b हमारे पास है,
और हम नाव में बैठ गए, नाव में अगर हम बैठ जाते हैं इसका मतलब बी कॉमा सी हमें मिल गया। अब जब नाव में बैठ जाएंगे तो हमें उस तरफ जाना जरूरी है, दूसरे किनारे पे, दूसरा किनारा यानी ए कॉमा सी मिलना जरूरी है, तभी हम सेफ रह पाएंगे, तभी हम क्या रह पाएंगे, सेफ। अगर हम इधर खड़े थे, ए कॉमा बी हमारे पास था और हम कहाँ बैठ गए, नाव में, यानी बी कॉमा सी हमें दूसरा बी से स्टार्ट होने वाला मिल गया, तो फिर हमें इधर आना चाहिए दूसरे किनारे पे अगर हमें सेफ बचना है। इसका मतलब हमें ए कॉमा सी मिलना चाहिए, ठीक है। अगर हम इस किनारे पे खड़े हैं, ए कॉमा बी हमारे पास है और हम नाव में नहीं बैठ रहे हैं, मतलब बी कॉमा सी हमारे पास नहीं है, नाव में हम बैठ ही नहीं रहे हैं क्योंकि हमारे पास बी कॉमा सी नहीं है, तो हम तो इधर भी सेफ खड़े ना, इधर भी सेफ में, तो हमें इधर जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है दूसरे किनारे पे, ठीक है। कहने का मतलब अगर हमें बी से स्टार्ट होने वाला मिलता है तो फिर हमें ए कॉमा सी चाहिए है, बी से बी हटाने के बाद ए कॉमा सी चाहिए। अगर हमारे पास बी से स्टार्ट होने वाला ही नहीं है दूसरा, तो फिर हमारे पास ए कॉमा बी अकेला है, मतलब हम इधर ही खड़े हैं, सेफ खड़े हैं, तब भी ये संक्रामक हो जाता है। और अगर इस स्थिति में बी से स्टार्ट होने वाला मिल जाता है और दूसरे किनारे पे हम नहीं पहुंचते हैं, मतलब इधर ही रह गए, इधर ए कॉमा बी था और बी कॉमा सी था, लेकिन बी से बी हटाओ, ए कॉमा सी नहीं मिला, तो फिर ये संक्रामक नहीं होगा। मतलब अगर ये दो शर्तें लगती हैं, मतलब हम इधर से नाव में बैठते हैं तो फिर हमें इधर पहुंचना ज़रूरी है, तभी संक्रामक होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर हम इधर ही रह गए बीच नदी में तो फिर हम सेफ नहीं है, यानी संक्रामक नहीं है। इस तरीके का होता है। तो देखो एग्जाम्पल से समझेंगे इसको, एग्जाम्पल से जल्दी समझ में आएगा संक्रामक, ठीक है। तो संक्रामक ये एग्जाम्पल से देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, संक्रामक देखना हो या सम्मित, जो हमें स्वतुल्य वाले होते हैं उनको छोड़ना पड़ेगा। जैसे 1,1 होता है, इसको छोड़ दो, 2,2 होता है, इसको छोड़ दो, 3,3 होता है, इसको छोड़ दो। इस वाले में 1,1 स्वतुल्य के लिए देखा जाता है, इसको छोड़ दो, ये छोड़ दिए। अब देखेंगे सम्मित के लिए भी, इनको छोड़ने के बाद देखते हैं, और संक्रामक के लिए भी। संक्रामक के लिए हमने क्या बताया कि अगर ए कॉमा बी है, जैसे कि ये 1,2 हमारे पास है, 1,2 है, अब 2 से स्टार्ट होने वाला, इनको छोड़ दिया हमने, इनको नहीं देखना है हमें, इन वाले को। 2 से स्टार्ट होने वाला कोई और है ना, मैं यही दो बच्चे केवल, 2 से स्टार्ट होने वाला तो है ही नहीं कोई दूसरा। 1,2 है लेकिन 2 से स्टार्ट होने वाला, यानी हम 1,2 यानी नदी के एक किनारे पे खड़े हैं। अब 2 से स्टार्ट होने वाला हमें दूसरा नहीं मिला, यानी हम नाव में नहीं बैठेंगे, क्योंकि हमें बी यानी 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिला। जब नहीं मिला तो हम इधर ही खड़े हैं, इधर खड़े हैं तो मतलब सेफ हैं, इधर खड़े हैं तो कैसे हैं, सेफ हैं। यानी 2 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिला तो फिर ये पास हो जाएगा। फिर 1,3, 3 से स्टार्ट होने वाला कोई है इसमें दूसरा, नहीं है। जब हम दूसरा है ही नहीं हमारे पास, ये वाला है नहीं, मतलब हम इधर ही रुक गए, इधर रुक गए हैं तो हम कैसे हैं, सेफ हैं। इसमें हमारा क्या होगा कि ये भी पास हो जाएगा, क्योंकि 3 से स्टार्ट होने वाला नहीं मिला, यानी ये संक्रामक है, पूरा संक्रामक है। इसको देखते हैं, 1,1 को छोड़ो, 1,2 मिला, 1,2 मिला, यानी हम नदी के एक किनारे पे खड़े हैं, A,B। अब नाव में बैठने का मतलब B,C होना चाहिए, तो इसको तो छोड़ ही दिया। 1,2 है, हाँ है, 2 से स्टार्ट होने वाला मिला, 2 से स्टार्ट होने वाला ये मिल गया हमें, यानी हम नदी में बैठ गए हैं, तो फिर हमें इधर पहुंचना ज़रूरी है तीसरे किनारे, यानी A,C भी मिलना ज़रूरी है। तो देखो 1,2 मिला, 2,1 मिला, लेकिन 2 से 2 को हटाओ, 1,1 इसमें मिला, 1,1 इसमें है नहीं है। इसको छोड़ने के बाद 1,1 इसमें नहीं बचा, यानी ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। इस तरीके से देखना है। इस वाले में A,B 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला भी हमारे पास मिल गया, यानी ये B,C मिल गया, B,C मिल गया, तो B से B को हटाओ, A,C मिलना चाहिए, B से B को हटाओ तो A,C, यानी A,C का मतलब 1,1 मिलना चाहिए इसमें नहीं है 1,1, यानी A,B मिला, B से स्टार्ट होने वाला B,C मिला, तो यानी ये संक्रामक नहीं है, क्योंकि हमें A,C यानी 1,1 नहीं मिला, ये संक्रामक नहीं है। इस तरीके से देखना है। जैसे मान लो ये लिखा और हमने लिख दिया 1,2, ये संक्रामक होगा कि नहीं होगा, 1,2 यानी A,B मिला हमें, A,B मिला तथा B,C है इसमें, B,C नहीं है।
अगर बी कॉमा सी यानी 2 से स्टार्ट होने वाला मिल जाता तो फिर हमें ए कॉमा सी चाहिए। अगर हमें बी कॉमा सी ही नहीं मिला, ए कॉमा बी ही है, तो फिर भी ये क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। ये वाला भी संक्रामक है। कहने का मतलब ए कॉमा बी और बी कॉमा सी अगर दोनों मिलते हैं तो फिर हमें ए कॉमा सी चाहिए है। और अगर बी कॉमा सी ही नहीं मिलता है, ए कॉमा बी अकेला है, तो भी ये क्या हो जाएगा, संक्रामक हो जाएगा। इस तरीके से हमें संक्रामक देखना है। तो इस बार हम लोग तीनों की एक साथ प्रैक्टिस करेंगे, स्वतुल्य, सममित तथा संक्रामक की। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये जो समुच्चय दिया है ए, उसमें केवल 3 अवयव हैं, 1 2 3। ठीक है, तो सबसे पहले स्वतुल्य के लिए हमें क्या देखना पड़ता है, स्वतुल्य के लिए ए कॉमा ए यानी स्वयं का संबंध स्वयं से मिलना चाहिए। ए कॉमा ए मिलना चाहिए, स्वयं का संबंध स्वयं से। स्वतुल्य के लिए ए कॉमा ए, तो ए कॉमा ए यानी एक का संबंध एक से है, इसमें एक का संबंध एक से मिल गया, 2 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 2 से, वो 3 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 3 से, यानी ये स्वतुल्य है, स्वतुल्य है पहला वाला। स्वतुल्य के बाद अब सम्मित के लिए क्या देखते हैं, ये स्वतुल्य के लिए हो गया। सम्मित के लिए ए कॉमा बी अगर है तो बी कॉमा ए भी होना चाहिए, उल्टा। तो जो स्वतुल्य के लिए देखते हैं उनको तो छोड़ना ही है। 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 इसमें स्थित है, 1 कॉमा 2 तो है लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं है, यानी ये सम्मित नहीं है, सम्मित नहीं है। संक्रामक है क्या, देखो जो स्वतुल्य के लिए देखते हैं वो तो छोड़ना ही है, 1 1 2 2 3 3 ये छोड़ दिए। अब ये संक्रामक है क्या, 1 कॉमा, देखो संक्रामक के लिए क्या देखते हैं कि ए कॉमा बी अगर है अकेला तो ये पास हो जाएगा, और अगर ए कॉमा बी है, बी से स्टार्ट होने वाला मिल गया, तो ए कॉमा बी अकेला है तो पास हो जाएगा संक्रामक में। अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है तो फिर ये दैट एम्प्लाइज का चिन्ह होता है, दैट एम्प्लाइज यानी इसको हिंदी में बोलते हैं तो फिर ए कॉमा सी होना चाहिए। अगर 2 मिलते हैं तो ए कॉमा सी होना चाहिए, अगर सिंगल एक मिला तो ज़रूरी नहीं है। तो इसमें देखो 1 कॉमा 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, अगला मिला ही नहीं, यानी पहले ये मिला, ए कॉमा बी अकेला है तो पास हो जाएगा। अगर ए कॉमा बी और बी कॉमा सी मिल गया तो फिर ए कॉमा सी होना चाहिए, अगर ए कॉमा बी अकेला है तो पास हो जाएगा। तो ये 1 कॉमा 2 अकेला है, 2 से स्टार्ट होने वाला अगला कोई है ही नहीं है, तो ये पास हो जाएगा। अगर 2 से स्टार्ट होने वाला मान लो 1 कॉमा 2 है और 2 कॉमा 3 होता, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 कॉमा 3 है, फिर 1 कॉमा 3 नहीं मिलता तो ये फेल हो जाता। लेकिन हमें 1 कॉमा 2 मिला, 2 कॉमा 3 मिला ही नहीं, तो फिर हमें अगले 1 कॉमा 3 की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो सिंगल मिला 1 कॉमा 2 यानी ये पास हो गया, यानी ये संक्रामक है, संक्रामक है। ठीक है, ये देखते हैं स्वतुल्य के लिए 1 1 2 2 3 3 स्वतुल्य है, स्वतुल्य इसमें है, स्वतुल्य है। संक्रामक के लिए इनको तो छोड़ ही दो, 1 कॉमा 2 है, 1 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 1 है, ये पास हो गया। 2 कॉमा 1 का उल्टा 1 कॉमा 2 है, ये भी पास हो गया। 2 कॉमा 3 का उल्टा 3 कॉमा 2 है, पास हो गया। 3 कॉमा 2 का उल्टा 2 कॉमा 3 है, ये भी पास हो गया, यानी ये सम्मित है, सम्मित है। संक्रामक के लिए इन तीनों को छोड़ो, 1 कॉमा 2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला कौन सा मिला, ये मिल गया 2 कॉमा 2, ये मिल गया हमें 2 कॉमा 1। 1 कॉमा 2 था, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2 से स्टार्ट होने वाला 2 कॉमा 1 मिला, यानी बीच वालों को छोड़ो 2 कॉमा 2 को, तो क्या मिलना चाहिए 1 कॉमा 1। 1 कॉमा 1 इसमें है नहीं है, इसको नहीं देखना है, और है इसमें नहीं है, यानी ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है। जब इसी से हमें विपरीत नहीं मिला तो इन दोनों की भी तुलना नहीं करेंगे, इन दोनों की भी नहीं करेंगे जब एक ही का नहीं मिला, यानी सबके मिलने चाहिए। फिर ए कॉमा बी मिल गया था, बी कॉमा सी मिल गया था, लेकिन ए कॉमा सी यानी 1 कॉमा 1 नहीं मिला, तो ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ये हो जाएगा। ठीक है, अगला वाला, अगला क्या है, 2 कॉमा 2 3 कॉमा 3, 2 कॉमा 2 3 कॉमा 1 कॉमा 1 का नहीं मिला, यानी ये तो स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 1 कॉमा 1 नहीं मिला, स्वतुल्य नहीं है। स्वतुल्य वाली छोड़ो, सम्मित है कि नहीं, 1 कॉमा 2 है, 2 कॉमा 1 भी है, विपरीत है,
2,1 का उल्टा 1,2 भी है, तो ये सममित है, सममित है। इसको छोड़ो, 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, 2,1 मिल गया, फिर 2 से 2 को हटाओ तो 1,1 अलग से मिला, इसमें नहीं मिला, यानी ये संक्रामक नहीं है, संक्रामक नहीं है, ठीक है, संक्रामक नहीं है। अगला वाला 2,2 है, 3,3 है, 1,1 नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये स्वतुल्य नहीं है। सममित, सममित 1,2 का उल्टा 2,1 है, इनको तो देखना ही नहीं है, स्वतुल्य में 1,2 का उल्टा 2,1 नहीं मिला, यानी ये सममित नहीं है, सममित नहीं है, स्वतुल्य भी नहीं है, सममित भी नहीं है। संक्रामक है क्या, इन दोनों को छोड़ो, 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला, अगला मिला क्या, नहीं मिला, नहीं मिला तो पास हो जाएगा, ठीक है, तो ये संक्रामक है, संक्रामक, संक्रामक है, ठीक है। तो ये हो गई है इनकी प्रैक्टिस। और लास्ट वाला जो बचा हुआ था हमारा, लास्ट वाला कौन सा है, तुल्यता संबंध, जो चौथा वाला नंबर था, तुल्यता संबंध। तो तुल्यता संबंध क्या होता है, तुल्यता संबंध में कुछ नहीं समझना है, जो संबंध, जो तुल्यता संबंध, जो संबंध, जो संबंध स्वतुल्य भी हो, स्वतुल्य हो, सममित हो और संक्रामक हो, जो संबंध तीनों होता है, जो संबंध तीनों होता है, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी, उसको क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध होता है। अगर इनमें से मान लो स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक नहीं है, तो फिर वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तुल्यता संबंध में तीनों का होना जरूरी है, स्वतुल्य भी, सममित भी और संक्रामक भी, तीनों संबंध जो होगा वही तुल्यता संबंध कहलाएगा। इनमें से कोई भी एक नहीं हुआ तो फिर वो तुल्यता संबंध नहीं होगा। तो ये चारों संबंध हुए हैं, ठीक है। अब अगली क्लास में इसकी कुछ एग्जाम्पल करेंगे और उसके बाद फिर प्रश्न हल करेंगे।